शोर सुनकर आसपास के लोग भी रात में ही इकट्ठा हो गए। ऋतु को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी। उसे डर था कि ससुराल के लोग उसका बच्चा ले लेंगे। इस पर थाना प्रभारी ने समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहां से बच्चे सहित सुरक्षित बाहर ले जाएगा। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद ऋतु ने दरवाजा खोला और बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर आई। लेकिन कमरे के बाहर ससुरालीजनों के साथ ही पड़ोसियों को देखकर दूसरे ही पल वह फिर से कमरे में चली गई, इस चिंता के कारण कि ऋतु फिर से दरवाजा बंद न कर ले। पुलिस अलर्ट हो गई। इस बीच एक ही नजर में मोबाइल की टॉर्च से थाना प्रभारी ने कमरे का नजारा देख लिया था। नरेंद्र घायल पड़ा दिखा तो उन्होंने घायल नरेंद्र को ले जाने के लिए गाड़ी मंगाने की बात कही। यह सुनकर परिवार में कोहरान मच गया। महिलाएं रोने चीखने लगीं। घटना से मोहल्ले के लोग हैरान हो गए। पुलिस के समझाने और सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर ऋतु बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर का मंजर देखकर पुलिस और परिवार के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। चारपाई पूरी तरह खून से सनी हुई थी और चारपाई के नीचे भी खून के निशान दिखाई दे रहे थे। कमरे के फर्श पर नरेंद्र बेहोशी की हालत में खून से लथपथ था। जल्द ही गाड़ी का इंतजाम कर घायल नरेंद्र को सीट पर लिटा दिया गया। उसका चेहरा पूरी तरह से घायल था। इसके अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। नरेंद्र के साथ ही मासूम अंश के सिर से खून बह रहा था। गाड़ी में ऋतु और अंश को भी बैठाकर पुलिस ले गई। कमरे में ही नुकीली लोहे की रॉड पड़ी थी। पुलिस ने ऋतु को हिरासत में लेने के साथ ही लोहे की रॉड अपने कब्जे में ले ली। घटना की जानकारी होते ही सीओ देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल से सबूत जुटाए। पूछताछ में बड़े भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह मां व पिताजी दूसरे घर में सोने चले गए, जबकि वह अपने परिवार के साथ इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर चारपाई पर सो रहा था। रात लगभग 11:45 बजे भाई नरेंद्र की चीख सुनकर आंखें खुल गईं। वह नरेंद्र के कमरे की ओर दौड़ा देखा। भाई नरेंद्र के 2 साले हृदय मोहन व सोलू तेजी से भागते हुए मकान के गेट से बाहर निकल गए। रीतू के हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने मुझे देखते ही कमरा बंद कर लिया। उसने बताया, शाम को नरेंद्र की अपनी पत्नी ऋतु के साथ कहासुनी हो गई थी। ऋतु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भाई की यह हालत की है। पुलिस ने घायल बाप बेटे को इलाज के लिए सिरसागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घर वाले नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए फिरोजाबाद ले गए। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच कर नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। नरेंद्र की मौत होने की जानकारी मिलते ही गांव में परिवार की महिलाओं में हाहाकार मच गया। इस संबंध में मृतक नरेंद्र के बड़े भाई धर्मेंद्र ने नरेंद्र की पत्नी रीतू, उसके 2 भाइयों हृदय मोहन व सोलू निवासी गुटैया सोयलपुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट थाना सिरसागंज में भादम्वी की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि नीचे के कमरे में नरेंद्र, उसकी पत्नी ऋतु और उनका बेटा अंश सो रहे थे। आधी रात को नरेंद्र की चीखें सुनकर वह नीचे उतरकर उसे बचाने आया तो नरेंद्र की पत्नी ऋतु के 2 भाई कमरे से निकलकर भागते हुए दिखाई दिए। उसके तुरंत बाद ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खुलवाने पर देखा कि ऋतु हाथ में नुकीली लोहे की रॉड लिए हुए थी। इसी रॉड से उसने भाई नरेंद्र के चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही मासूम अंश के सिर पर भी चोट लगी थी। घर वालों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रीतू से नरेंद्र की वर्ष 2016 में कोर्ट मैरिज हुई थी। दोनों का 3 साल का एक बेटा अंश है। हिरासत में ली गई रीतू को थाने लाकर पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की। पहले तो ऋतु काफी देर तक चुप्पी साधे रही, लेकिन जब महिला सिपाही ने कड़ाई दिखाई तो रीतू टूट गई। उसने अपने पति नरेंद्र की लोहे की रॉड से हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पति पर प्रहार करते समय पास सोए हुए अंश के सिर में धोखे से रॉड लग गई थी। ऋतु ने इस घटना का खुलासा कर दिया। रीतू मृतक नरेंद्र की दूसरी पत्नी थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। नरेंद्र की हत्या की जो कहानी सामने आई वो यूं थी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव गुटैया सोयलपुर निवासी राम प्रकाश यादव के 4 बेटों में मृतक नरेंद्र दूसरे नंबर का था, जबकि धर्मेंद्र सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का हृदेश व सबसे छोटा सुधीर था। पिछले साल अप्रैल में हृदेश की मौत हो गई थी। मकान के प्रथम तल पर धर्मेंद्र और सुधीर रहते हैं, जबकि नीचे बने एक कमरे में नरेंद्र अपनी पत्नी रीतू व बच्चे अंश के साथ
तथा दूसरे कमरे में हृदेश की विधवा पत्नी रहती है। घटना के समय हृदेश की पत्नी मायके में थी। धर्मेंद्र के साथ ही सभी भाई खेती के साथ ही ट्रैक्टर से खेतों की जुताई व जेसीबी किराए पर देने का काम शामिल रूप से करते थे। धर्मेंद्र अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम भी करता था। 2006 में नरेंद्र की पहली शादी इटावा के थाना बसरेहर के गांव संतोषपुर निवासी हर्षिता के साथ हुई थी। हर्षिता से 4 बच्चे हैं। इनमें 3 बेटी और 1 बेटा है। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और हर्षिता पति नरेंद्र को छोड़कर बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई थी, जहां उसने नरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में मामला डाल दिया था। गांव के ही रहने वाले ब्रजमोहन बघेल के 5 बच्चों में रीतू सबसे बड़ी थी। उसके बाद 3 बेटे व 1 बेटी थी। रीतू के पिता ब्रजमोहन बघेल धर्मेंद्र यादव के प्लांट पर मजदूरी करता था। कभी कभी धर्मेंद्र छोटे भाई नरेंद्र को ब्रजमोहन को बुलाने उसके घर भेज देता था। इसी दौरान नरेंद्र और ऋतु की नजरें मिल गईं। अभी वह किशोरावस्था में थी। ऋतु देखने में सुंदर थी। नरेंद्र को वह पहली नजर में ही भा गई थी। नरेंद्र कदकाठी का कसा हुआ जवान था। 4 बच्चों का पिता बन जाने के बाद भी वह अपनी उम्र से कम का दिखाई देता था। ऋतु भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। जब कभी दोनों की नजरें मिलती तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। उस समय नरेंद्र 27 साल का और ऋतु 17 साल की थी। फिर दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने फोन नंबर दे दिए थे। जब भी नरेंद्र को फुर्सत मिलती दोनों फोन पर बातें करते। कभी कभी नरेंद्र ऋतु को गिफ्ट भी लाकर देता था। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी। ऋतु को यह भी पता था कि नरेंद्र शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। इसके बावजूद भी दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। गांव और देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। अगर किसी एक व्यक्ति को ऐसी किसी बात की भनक लग जाती है तो काना फूसी से बात पूरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि गांव भर में फैल जाती है। ऋतु के घर वालों को भी पता चल गया था कि उसका नरेंद्र के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा माँ और पिता ने ऋतु को समझाया कि वह उस लड़के से मिलना बंद कर दें। वे पैसे वाले हैं। तू उसके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है? समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रेमी युगल की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। जब रीतू पर घर वालों की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो रीतू पर पहरा कड़ा कर दिया गया। यह बात जब नरेंद्र को पता चली तो दोनों ने भागने का प्लान बनाया। रीतू के घर वालों को इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने रीतू को ननिहाल भेज दिया। लेकिन यहां भी रीतू चुप नहीं बैठी। उसने नरेंद्र को अपने मामा के घर पिडारी में होने की जानकारी दे दी। नरेंद्र को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह मामा के यहां से चुपचाप ऋतु को भगा ले गया। ऋतु के नरेंद्र के साथ जाने की जानकारी जब पिता ब्रजमोहन को हुई, वह बदनामी से बचने के लिए अपनी गांव की 2 बीघा जमीन बेचकर गांव छोड़कर फिरोजाबाद परिवार सहित चला गया। उधर नरेंद्र ने ऋतु के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और कुछ समय बाद उसे लेकर अपने गांव आ गया। 2 जून 2021 को नरेंद्र अपनी पहली पत्नी हर्षिता से मिलने इटावा गया था। शाम 7 बजे वह घर वापस आया। उसने अपने घर पर बताया कि वह 2-3 दिन में हर्षिता और बच्चों को ले आएगा। ऋतु को जब पता चला कि नरेंद्र अपनी पहली पत्नी हर्षिता से मिलकर इटावा से लौटा है तो उसने रात में नरेंद्र से झगड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच विवाद होने लगा और बात बढ़ गई। नरेंद्र ने गुस्से में कहा वह हर्षिता और 4 बच्चों को भी घर लाएगा। सभी लोग इसी घर में रहेंगे। सौतन के आने की बात सुनकर ऋतु बौखला गई। दोनों में काफी देर तक कहासुनी होती रही। इसके बाद नरेंद्र सो गया। रात लगभग 11:45 बजे ऋतु ने सोते हुए नरेंद्र पर लोहे की रॉड से उसके चेहरे व सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अचानक हुए हमले से नरेंद्र बदहवास होकर जान बचाने को भागा, लेकिन अंधेरा होने और कमरे की कुंडी अंदर से बंद होने और लगातार हो रहे प्रहार से वह अपना बचाव नहीं कर पाया। वह बेदम होकर वहीं गिर गया। इस बात की गवाही दरवाजे के पास चारपाई तथा कमरे में बिखरे खून से मिल रही थी। पति पर हमले के दौरान चारपाई पर सो रहे बेटे अंश के सिर में भी चोट लग गई। पुलिस ने ऋतु को पति नरेंद्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मासूम बच्चे को भी ऋतु अपने साथ जेल ले गई। पुलिस घटना में नामजद ऋतु के दोनों भाइयों की संलिप्तता की जांच कर रही थी। कहते हैं कि गुस्सा इंसान की बुद्धि को छीन लेता है। गुस्से में उठाए गए गलत कदम के बाद पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ऋतु के गुस्से के चलते पति पत्नी के रिश्ते तार तार हो गए और अब वह कहीं की नहीं रही।
क्योंकि अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के कारण ऋतु के घर वालों ने पहले ही उससे संबंध तोड़ लिए थे। आज की दूसरी कहानी पुणे की है। पुणे में एक जगह है हिंजवड़ी। यहीं पर एक बड़ी ग्राफिक डिजाइनर की आईटी कंपनी है। 24 साल की रूपाली चौहान इसी आईटी कंपनी में काम करती थी। रूपाली अपने पति संतोष चौहान के साथ पुणे के फुरसुंगी स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। संतोष एक कंपनी में एनिमेटर के पद पर कार्यरत था। ये युवा दंपत्ति अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। उनके पास हर चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद जब परिवार को यह खुशखबरी मिली कि रूपाली मां बनने वाली है, तो उनकी जिंदगी में और भी खुशी और उत्साह भर गया। संतोष और रूपाली का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया और परिवार की देखभाल व प्यार भी बढ़ गया। ये बात 2007 की है। रोज की तरह 2 अप्रैल को रूपाली अपने ऑफिस के लिए निकली। दिन भर काम करने के बाद भी जब वह शाम तक घर नहीं लौटी, तो संतोष और परिवार के लोग चिंतित हो उठे। शुरुआत में सोचा कि शायद ट्रैफिक या काम की वजह से देर हो रही हो, लेकिन रात होते होते चिंता बढ़ने लगी। रूपाली के दोस्तों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। अगले दिन जब उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो संतोष ने स्थानीय पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आम गुमशुदगी का मामला समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मामले ने एक गंभीर मोड़ लेना शुरू कर दिया। रूपाली के लापता होने की चिंता में डूबा परिवार उसकी सलामती की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन अगले ही दिन एक दिल दहला देने वाली खबर ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। पुलिस ने सूचना दी कि पास के इलाके में एक लाश मिली है और शिनाख्त के लिए परिवार को बुलाया गया। जब परिवार वहां पहुंचा, तो वह दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह लाश रूपाली की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रूपाली की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसे बेरहमी से गला घोंटकर मारा गया था। यह सुनते ही परिवार का दिल टूट गया। एक ऐसी महिला जो कुछ ही दिनों में मां बनने वाली थी, उसकी इस क्रूरता से हत्या किसने की और क्यों? इस भयानक अपराध के पीछे का सच जानने के लिए पुलिस ने गहन तहकीकात शुरू की। जांच के दौरान एक के बाद एक खुलासे होते गए और आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिसने यह जघन्य अपराध किया था। रूपाली चौहान की हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की, ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति या घटना का सुराग मिल सके। कॉल डिटेल्स ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया जब पुलिस ने पाया कि 2 अप्रैल के दिन, जिस दिन रूपाली लापता हुई थी, उसे कई बार एक ही व्यक्ति ने कॉल किया था। वह व्यक्ति था संदीप नानावरे। इस जानकारी ने पुलिस की दिशा को स्पष्ट कर दिया। अब नानावरे पुलिस की नजरों में मुख्य संदिग्ध बन गया। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की और नानावरे की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। तकनीकी सबूतों और कॉल ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने उसकी हरकतों का बारीकी से विश्लेषण किया। आखिरकार 17 अप्रैल को पुलिस ने नानावरे को गिरफ्तार कर लिया। जांच आगे बढ़ी तो यह भी सामने आया कि नानावरे अकेला नहीं था। उसकी मदद के लिए प्रमोद टाकले नामक एक व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने उसे भी तुरंत हिरासत में ले लिया। जांच में यह भी पता चला कि जिस स्थान पर रूपाली की लाश मिली थी, वहां के आसपास नानावरे का मोबाइल फोन घटना के दौरान एक्टिव पाया गया था। इन सबूतों ने इस बात को पुख्ता कर दिया कि नानावरे ही रूपाली के अपहरण और हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड था। रूपाली के साथ इस खौफनाक अपराध को अंजाम देने में प्रमोद टाकले ने भी उसका साथ दिया था। पुलिस ने संदीप नानावरे और प्रमोद टाकले को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की, तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रूपाली जिस ऑफिस में नौकरी करती थी, वहीं गणेश नानावरे नाम का एक शख्स कैब ड्राइवर के तौर पर काम करता था। नानावरे हर दिन रूपाली को कैब से ऑफिस छोड़ता और फिर वापस उसके घर। नानावरे और रूपाली की मुलाकात रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसी दौरान वो मन ही मन रूपाली को पसंद करने लगा था। उसने रूपाली से बातचीत बढ़ाई और साथ ही उसके परिवार के लोगों से भी घुल मिल गया। एक दिन किसी वजह से कंपनी ने नानावरे को नौकरी से निकाल दिया। इसके बावजूद वो रूपाली से फोन पर बात करता और साथ ही परिवार के लोगों से भी मिलता जुलता रहा। 31 मार्च 2007 का दिन नानावरे के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दिन किसी मामूली सी बात पर नानावरे ने उस बस के ड्राइवर के साथ मारपीट कर ली, जो रोजाना रूपाली को उसके घर से ऑफिस ले जाया करता था। अगले दिन रूपाली को जब इस बात का पता चला, तो उसने फोन पर नानावरे को डांटा।
यही नहीं, उसके परिवार वालों ने भी नानावर्रे से उसे दोबारा फोन ना करने की हिदायत दी। 2 अप्रैल को जब रूपाली हर रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकली। रूपाली उस वक्त 6 महीने की गर्भवती थी। कंपनी की बस ने उसे सोलापुर बाजार पुलिस चौकी के पास छोड़ा और यहां से नानावरे ने अपनी गाड़ी में रूपाली को किडनैप कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ दूर ले जाकर नानावरे ने नायलॉन की एक रस्सी से रूपाली का गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने अपने साथी प्रमोद टाकले की मदद से उसकी लाश को वृंदा घाट पर फेंक दिया। इस दौरान टाकले ने रूपाली के सभी सोने के गहने उतारे और उन्हें एक सुनार के पास गिरवी रखकर रुपए ले लिए। पुलिस को कुछ पता ना चले, इसके लिए उसने रूपाली के बाकी सामान को अलग अलग जगहों पर फेंका। इधर अगले दिन रूपाली के परिवार वालों ने जब बाकी लोगों के साथ साथ नानावरे को भी फोन किया तो वो उनके घर आ गया। रूपाली की तलाश में वो परिवार के लोगों के साथ भी गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं पुलिस भी मामले में छानबीन शुरू कर चुकी थी और रूपाली की कॉल डिटेल खंगाल रही थी। कॉल डिटेल से पता चला कि 2 अप्रैल के दिन नानावरे ने रूपाली को कई बार फोन किया था। यही पुख्ता करने वाला सबूत था। उसकी चालाकी और साजिशों का पर्दाफाश करने में पुलिस ने हर संभव प्रयास किया। अदालत में सारे सबूत पेश किए गए और 14 साल बाद 29 जनवरी 2021 को रूपाली के हत्यारे नानावरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं प्रमोद टाकले को 7 साल के लिए जेल भेजा गया। हालांकि नानावरे और टाकले ने कहा कि उन्हें इस केस में फंसाया गया है। नानावरे के वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसके मामले में दया दिखाई जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक 6 महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर नानावरे ने 2 लोगों की जान ली है, इसलिए उसके ऊपर दया नहीं दिखाई जा सकती। इस भयानक घटना ने न केवल रूपाली के परिवार की खुशियों को छीन लिया, बल्कि यह समाज को भी एक कड़ा संदेश देने में सफल रही कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।